नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह और प्रयागराज में जनाब के नाम से मशहूर पूर्व सांसद और माफिया अतीक की 15 अप्रैल की रात करीब 10:30 पर 3 बदमाशों ने कॉलविन अस्पताल के पास गोली मारकर हत्या कर दी। अतीक के साथ उसका भाई अशरफ भी शूटआउट में मारा गया। यह हत्या प्रयागराज के शाहगंज थाने से महज 1 मिनट की दूरी पर हुई थी। मेडिकल कराने के दौरान शूटरों ने माफिया ब्रदर्स को मौत के घाट उतार दिया था। आपको बता दें कि अतीक की सुरक्षा में 19 पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन इतने बड़े हादसे कैसे हुए, ये सवाल वहां मौजूद चश्मदीद खड़े कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मेरा मोबाइल मेरा मोबाइल न्यूज़ वन इंडिया की टीम इस समय शाहगंज थाने के बाहर मौजूद है। ये वही थाना है जहां से मोतीलाल नेहरू डिविजनल अस्पताल महज कुछ कदमों की दूरी पर है। अगर हम यहां से मोतीलाल नेहरू अस्पताल की दूरी की बात करें तो अपने सहयोगी निखिल से कहूँगा कि वो मेरे घड़ी का समय दिखाएं। ये मेरी घड़ी का समय है जिसमें आप देख सकते हैं कि 2:08 हो रहा है और हम चल के देखते हैं पैदल की कितनी दूरी पर है। सहयोगी से कहूँगा सामने की वो तस्वीरें दिखाएं, सामने की तस्वीरें दिखाएं और हम लोग दिखाते हैं कि महज कितने कदम की दूरी पर ये थाना है। 2:08 पर हमने आपको थाने की तस्वीर दिखाई। हालांकि जिस दिन अतीक और अशरफ की हत्या होती है उस दिन की अगर हम बात करें तो स्थानीय थाने को कोई सूचना नहीं थी कि उत्तर प्रदेश के जो 2 बाहुबली माफिया ब्रदर्स हैं उनको मेडिकल के लिए यहाँ लाया जा रहा है। तो हम आपको तस्वीरें सीधा दिखा रहे हैं। इसी रोड पर कुछ कदमों की दूरी पर मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी दूरी पर है। तो हम लोग पैदल चल रहे हैं, कैमरा हमारा लगातार ऑन है और तस्वीरें दिखाएंगे कि पुलिस की अभिरक्षा में किस तरीके से अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारा गया। ये देख सकते हैं कि गेट नंबर 1 है मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय कालबिन प्रयागराज। अब एक बार फिर से सहयोगी से अपने कहूँगा कि वो घड़ी पर दिखाएं। कुल मिला के हम लोग थाने से 1 मिनट पैदल चलकर अस्पताल के पास पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं 1 मिनट की दूरी पर शाहगंज थाना है। तो ऐसे में शाहगंज थाना जब 1 मिनट की दूरी पर है तो स्थानीय थाने को क्यों सूचना नहीं दी गई? जिस समय अतीक और अशरफ को इमरजेंसी के गेट पर मेडिकल के लिए लाया गया था उस समय इमरजेंसी के गेट पर लाइट भी कहीं ना कहीं कम जल रही थी, अंधेरा था। जिस समय तीनों शूटर्स पहुंचते हैं, घटना को अंजाम देते हैं, 32 राउंड फायर करते हैं। 8 गोलियां अतीक को लगती हैं, 6 गोलियां अशरफ को लगती हैं। अशरफ की मौके पर ही मौत हो जाती है। चश्मदीद जिससे हमने अभी कुछ देर पहले बात की थी उसकी माने तो 15 से 20 मिनट तक अतीक वहीं पर पड़ा तड़पता रहा। हालांकि अगर उस समय अतीक को अस्पताल के अंदर ले जाया जाता तो शायद अतीक को बचाया जा सकता था या फिर कुछ देर और जिंदा रखा जा सकता था। लेकिन तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से पुलिस की लापरवाही के कारण इतनी बड़ी घटना हो गई और उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बाहुबली माफिया ब्रदर्स को इस तरीके से 3 छुटभैया शूटर्स आते हैं और गोली मारकर खुद को सरेंडर कर देते हैं। तीनों शूटर्स इस समय न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जा चुके हैं। उनसे पूछताछ में हालांकि अभी तक तमाम राज उन्होंने खोले हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक सिंडिकेट तैयार किया, 3 दिनों तक रेकी की और यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक लॉज है जो कि रेलवे स्टेशन के बगल में लॉज है। उस लॉज में 3 दिनों तक रुके थे जहाँ से पुलिस ने सीसीटीवी का जो डीवीआर है वो कब्जे में ली है, रजिस्टर कब्जे में लिया है और तीनों से पूछताछ की गई है। अब देखना होगा कि कब तक पुलिस तीनों को रिमांड पर लेती है। इस घटना के पीछे क्या कोई बैकडोर से इन तीनों को सपोर्ट कर रहा था या फिर कोई बड़ा माफिया था जिसके इशारे पर अतीक और अशरफ को शूट आउट करने के लिए तीनों प्रयागराज पहुंचे थे। न्यूज़ अतीक और अशरफ की हत्या कैसे हुई, घटनास्थल पर पहुंचकर हमारे संवाददाता नीलेश चौहान ने चश्मदीदों से हालात जाने, कैसे गोलियां बरसाई गई, फायरिंग के कितनी देर बाद अशरफ और अतीक की मौत हुई, ये तमाम जानकारी जुटाई गई। देखिए 15 अप्रैल रात करीब 10:30 बजे अतीक और अशरफ को यहीं पर लाया गया था, मेडिकल जांच के लिए लाया गया था। ये जो है
मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय प्रयागराज है, जहां रात का करीब 10:30 बज रहा था। 3 लोग यहां पर पत्रकारों के वेशभूषा में आते हैं और एकाएक दर्जनों राउंड फायर करते हैं। ये वो स्पॉट है, यहीं पर अतीक और अशरफ दोनों गोली लगने के बाद जो है उनकी मौत हुई थी। जहां पर आप देख सकते हैं कि ये चूना पड़ा हुआ है, इसी जगह पर खून के धब्बे थे और यहीं पर दोनों पड़े हुए पाए गए थे। हालांकि ये तमाम निशान लगाए गए थे जहां पर गोलियों के खोखे बरामद हुए थे। कुछ लोग भी हैं यहाँ पर जो उस रात यहाँ मौजूद थे, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं कि जिस समय घटना हुई तो क्या इन्होंने देखा, क्या माहौल था। घटना हुई, लगातार गोलियां चली, आप भी यहीं थे, क्या माहौल था उस समय? जी, हम गेट पे थे, सामने खड़े हुए थे, चाय लेने गए हुए थे। तो हमारी वाइफ यहाँ सुलभ संभाल रही थी। हमारा 10:30 बजे बंद करने का समय था। तो अतीक की जैसे गाड़ी आई है, 2 गाड़ी वहाँ सामने खड़ी थी और उनके साथ सारे पुलिस वाले उन्हीं के साथ वापसी आते रहे। 3 बाइक सामने पीछे से खड़ी थी और जिसमें कि 2 लड़के गेट के अंदर आ गए और आने के बाद वो दोनों ने ऐसे कमर में अतीक के ऐसे कमर में पकड़ के और ले आते हुए अपनी तरफ लाए। कुछ उनसे पूछताछ करना चाहते थे। जब पूछताछ करते करते अरशद से पूछा गया तो अरशद ने गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया और नाम लेते मान तुरंत उनके ऊपर गोली का फायरिंग होने लगी। कितनी गोली चली थी? उनके 2 अतीक के पड़ी थी, 2 इनके पड़ी थी। 4 गोली इन दोनों भाइयों के मत्थे में मारा गया और फिर उसके बाद बाकी जब दोनों लोग गिर गए तब इनके पूरे सीने पे गोली बिछा दी गई। जिस समय घटना हुई यहाँ पर अंधेरा था, क्योंकि हम भी देख रहे थे। अंधेरा था, थोड़ा सा लाइट, यहाँ कैमरा ऑन नहीं था यहाँ पे और बाकी कुछ अंधेरा था और सन्नाटा था। फिर हम लोगों ने गोली की आवाज़ सुना और हम अपनी बीवी को लेके ऊपर भागे और भागने के बाद चारों तरफ से दरवाज़ा बंद कर लिया और बंद करने के बाद खिड़की से खोल के देखे तो अरशद तो उस टाइम मर गए हुए थे और अतीक थोड़ा से उनकी सांस जिंदा थी। अगर वो उनको अगर प्रशासन उठा के ले गया होता तो शायद उनकी जान बच गई होती। कितनी देर तक अतीक यहाँ पर पड़ा तड़पता रहा? 20 मिनट तक वो यहाँ पर पड़े हुए थे। कितने संख्या में पुलिस वाले थे, क्योंकि जिस तरीके से घटना? 12-13 पुलिस वाले थे। 12-13 उनको पूरा झुंड बना के जैसे यहाँ मेरे को घेर रखे हैं वैसे उनको भी पूरे पुलिस वाले ने घेर रखे थे और पुलिस के प्रशासन होते के मानून भी उनकी मौत यहाँ हो गई। जो लोग गोली चला रहे थे देखने में कितने बड़े लग रहे थे, कैसे लग रहे थे? वो कम से कम 20-22 साल की उम्र के थे। जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, इससे पहले अतीक यहाँ से विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, उस दौरान कभी मुलाकात हुई हो? कैसा पब्लिक के साथ उनका मेल भाव था? ऐसा तो कभी नहीं हुआ और ना हम कभी गए हैं। नाम तो बहुत सुने थे, देखे हुए थे, लेकिन ऐसा पहली बार कांड हमारे यहाँ सुलभ कॉम्प्लेक्स में हुआ था और बाकी हम लोग ने कभी मिलने नहीं गए। हमारे सामने ऐसा हादसा हुआ, हमारे बच्चे बीवी ने देखा, उसे देख के हम लोग बहुत घबरा गए थे। किसी की जान लेना, सामने आदमी को कितना डर महसूस हो गया था, इसलिए हम लोग अपना दरवाज़ा बंद करके सब लॉक कर दिए। बहुत मीडिया वाले ने हम लोग से प्रयास किया पूछने का, लेकिन हम लोग ने किसी से देखने से क्या बोले, डरे हुए थे इतना कि हम लोग ने किसी से हिम्मत नहीं कर सकी जुटा पाए कि बोल सकें किसी के बारे में। वो सब भी देख देख के अपने अपने बिस्तर में लॉक में सब चले गए और यहाँ पूरा सन्नाटा हो गया और प्रशासन भी वो था। जब अतीक बहुत तड़पे हैं तो अगर प्रशासन अगर उसको उठा के अंदर ले गया होता तो शायद उनकी जान बच गई होती, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ और उसके ले जाने के बाद उधर ले गए। जब लगातार ताबड़तोड़ गोलियां चली, पुलिस भी मौजूद थी, उनके पास भी हथियार थे, तो क्या पुलिस की तरफ से भी गोलियां चली थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस वाले ने कोई गोली नहीं चलाया। अगर पुलिस वाले ने अगर चलाई होती तो शायद सब छूट जाते, सब बच जाते। तो ये पवन मिश्रा है, उस समय चश्मदीद गवाह थे इस जगह के और यहीं पर ये रहते हैं। कहीं ना कहीं जब ये ताबड़तोड़ गोलियां चली, 32 राउंड फायर किए गए। अतीक की बात करें तो अतीक को 8 गोलियां लगी थी, जिसमें 2 उनके सर में सटाकर गोलियां मारी गई थी, 2 सीने में और 2 कमर में गोलियां लगी थी और 2 हाथ के आसपास गोलियां लगी थी। वहीं अगर अशरफ की बात करें तो अशरफ को कुल 6 गोलियां लगी थी, जिसमें अशरफ के एक गले में और एक सर में गोली लगी थी, उसके अलावा एक पेट में गोली लगी थी, कमर में लगी थी और पैर में गोली लगी थी। कुल मिला के 6 गोलियां लगी थी और इसी जगह पर अतीक और अशरफ की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। हालांकि जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो चश्मदीद हैं, उनका कहना है कि अगर प्रशासन, डॉक्टर्स उस समय अगर समय रहते अतीक तड़प रहा था उसको उठाकर ले जाते, क्योंकि 15 से 20 मिनट तक बताया जा रहा है कि यहाँ पर अतीक पड़ा रहा। इसी जगह पर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। चश्मदीद जो है वो आज भी उसके चेहरे को देखकर ये लग सकता है कि किस तरीके से उसने इस भयावह घटने को देखा था कि 3 लोग यहाँ पर आते हैं, एकाएक फायर करते हैं और फायर करने के बाद वो सरेंडर कर देते हैं। दूसरी ओर हम सड़क के बाहर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि सड़क के बाहर अगर हम चलते हैं, ये स्पॉट है, यहाँ से कदम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6
7, कुल मिला के 20 कदमों की दूरी है सड़क से। तो 20 कदमों की दूरी से ही कुल मिलाकर 3 गाड़ियों के स्क्वाड के द्वारा अतीक और अशरफ को यहाँ लाया गया था, जिस दौरान इस घटनाकांड को अंजाम दिया गया। उसके अलावा अगर हम ठीक अपने राइट हैंड पर बात कर लें तो 100 मीटर की दूरी पर ही शाहगंज थाना है। तो सवाल ये उठता है कि अगर उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया को हम मेडिकल कराने के लिए ला रहे हैं, जो लगातार ये कह रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर उसकी जान को खतरा है, हत्या कराई जा सकती है, उसके बावजूद स्थानीय थाने को पता भी नहीं था। लेकिन हमारे जो वीडियो कैमरे में कैद हुए हैं उनको अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वारदात के समय मौके पर कुछ ही पुलिसकर्मी थे। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था में बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मी लगाए गए थे। हालांकि वो उस समय पुलिसकर्मी कहाँ थे, ये सवाल यहाँ की जनता और न्यूज़ 1 इंडिया भी पूछता है कि इतने बड़े माफिया को इतनी कम सुरक्षा व्यवस्था के बीच लाना, उसके बाद जो अपराधी हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, पत्रकारों की वेशभूषा में पहुँचते हैं और एकाएक पिस्टल निकालकर दनादन फायर करते हैं। 32 राउंड फायर होते हैं और जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया गया है वो हिंदुस्तान में पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। तो ऐसे में वो प्रतिबंधित पिस्टल इन छुटभैया जो बदमाश हैं उनके पास कहाँ से आई, जिनके घरों की अगर हम आर्थिक स्थिति की बात कर लें या अपराध के जगत में उनके हैसियत की बात कर लें तो उनके हैसियत से बाहर ये जो पिस्टलें हैं वो कहीं ना कहीं हैं, क्योंकि पिस्टलों की कीमत 5 से 10 लाख रुपए बताई जा रही, जो हिंदुस्तान में प्रतिबंधित है। दूसरे जगहों से इनको मंगाया जाता है। सिद्धू मूसा वाले गोलीकांड में भी इन्हीं पिस्टलों का इस्तेमाल किया गया था। उमेश पाल हत्याकांड में भी इन्हीं पिस्टलों का इस्तेमाल किया गया था। तो आखिर उत्तर प्रदेश में ये प्रतिबंधित पिस्टलें मुहैया कराने वाले लोग कौन हैं, कहां से ये लोग जो है उत्तर प्रदेश में इस तरीके की घातक पिस्टलें ला रहे हैं। सवाल ये उठता है कि इतनी प्रतिबंध जो पिस्टलें हैं उत्तर प्रदेश में कैसे पहुंची और इन शूटरों के पास कैसे पहुंची। दूसरी ओर अगर हम सनी की बात करें, जिसका आपराधिक इतिहास भी है, महज 23 साल की उम्र में 14 मुकदमे उसके ऊपर हैं, मीरपुर का रहने वाला है। कहीं ना कहीं देवरिया जेल में जब सनी गैंगस्टर एक्ट के आरोप में बंद था, उस दौरान सुंदर भाटी से इसकी मुलाकात होती है और तब से सुंदर भाटी का ये शागिर्द बन जाता है। इस घटना के बाद सुंदर भाटी का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। सुंदर भाटी की बात करें तो पश्चिमी यूपी का छटा हुआ बदमाश माना जाता है सुंदर भाटी। कहीं ना कहीं उसके इशारे पर सनी ने उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में जाकर दहशत फैलाने का काम भी किया, जिसकी अब तमाम जो है बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अब देखना होगा सनी, लवलेश और अरुण से जब पूछताछ होती है तब क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अगर हम लवलेश की बात करें तो एक छात्रा को थप्पड़ मारने के आरोप में पहली बार वो जेल गया था, जिसके बाद उसकी मुलाकात सनी से होती है और सनी के मुलाकात होने के बाद इतनी बड़ी घटनाकांड को अंजाम दिया गया है। तीनों आरोपियों के परिवारों को हम देखें तो उनकी आर्थिक स्थिति ये नहीं है कि वो देसी तमंचा भी खरीद सकें, लेकिन इनके पास हाईटेक पिस्तलें थीं जिनकी कीमतें लाखों में बताई जा रही हैं। अब देखना होगा कि इन भाड़े के शूटरों ने किसके इशारे पर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, क्योंकि जिस तरीके से अतीक और अशरफ विवेचना के दौरान लगातार पूछताछ में ये बता रहा था कि उसके जो संबंध हैं लश्कर तैयबा से हैं, ISI से हैं और तमाम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर के जो सफ़ेद पोश लोग थे जो अतीक के संपर्क में लगातार थे, वो भी बेनकाब हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको बचाने के लिए कहीं इस घटनाक्रम को अंजाम नहीं दिया गया, या फिर दूसरे कारण हो सकते हैं, क्योंकि अतीक जिस तरीके से लगातार खुलासे कर रहा था और तमाम लोगों से संपर्क होने की बात अतीक ने कबूली थी। हालांकि 23 और 25 साल की उम्र के ये युवा किस तरीके से बेखौफ होकर फिल्मी अंदाज में एक के बाद एक 32 राउंड फायर करते हैं और दहशत का माहौल बनाते हैं, जिसमें अतीक और अशरफ की मौके पर ही मौत हो जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज। तो आपने देखा, अब सुनिए हत्याकांड के दूसरे चश्मदीद गवाह से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की और इस दौरान चश्मदीद ने कई अहम बातें बताई हैं। अस्पताल के गेट पर आकर तीनों शूटरों ने गोलियां कैसे बरसाई और फिर अतीक की सुरक्षा में खड़े पुलिस कर्मियों ने क्या एक्शन लिया। और अशरफ अहमद की गोली मारकर हत्या की गई थी, इसी परिसर में हत्या की गई थी। इस परिसर की बात करें तो मोतीलाल नेहरू मंडली चिकित्सालय के नाम से इस परिसर को जाना जाता है। जिस समय दोनों को मेडिकल के लिए लाया गया था, उसी समय मीडिया के वेशभूषा में 3 शूटर्स यहां पहुंचते हैं और एकाएक 32 राउंड फायर करते हैं। हमारे साथ चश्मदीद जो यहां पर उस समय मौके पर मौजूद थे, क्या नाम है आपका? मैं शरीफ अहमद है। शरीफ अहमद जी, जब घटना हुई तो आपने क्या देखा, क्या हुआ था एकाएक? यहाँ आने से पहले एक दिन पहले गाड़ी आई थी, अतीक भाई लोग एक दिन पहले आए थे और वो ये क्या बोलते मेडिकल कराने आए थे। गए अंदर, पुलिस प्रशासन बहुत थी, तो उस दिन जो है प्रशासन करके आराम से गए, गाड़ी में बैठ के चले गए। दूसरे दिन गाड़ी
दूसरे दिन गाड़ी आई है तो कुछ पब्लिक मेरे पास आई, इधर आई मतलब अस्पताल में। तो मैंने कहा भीड़ क्यों लगी है, कहीं आज फिर आ रहे हैं। तो मैं भी सोचा भाई कि तबीयत उनकी ख़राब हो गया है और आ रहे हैं, कुछ लाओ चेहरा ही देख लूँ। तो गाड़ी से उतर के देखते हैं और मैं ये जो गेट दिख रहा है, मैं गेट पे जाकर खड़ा हो गया। जब गाड़ी आई उनका चेहरा देखा तो वो हाफ रहे थे। हाँ, तो वो हाफते हाफते अंदर आने लगे और गेट के पास जो पाइप बिछा हुआ है उसी के गेट के पास आने लगे एकदम करीब। तो प्रशासन को मैं देख रहा हूँ, कोई प्रशासन नहीं है। 6-7 प्रशासन निकले उस गाड़ी से, जो लगभग 2 गाड़ी आई थी। एक गाड़ी खाली थी और एक गाड़ी में प्रशासन 6-7 थे। वो उतर के आए प्रशासन और वो अंदर जैसे धाकिल होते हैं और अंदर गेट के पाइप के पास से तो वो प्रशासन अंदर चली गई दाएं बाएं करके। और वहीं पाइप के पास से वो स्पीकर वाले वहीं पर रोकने लगे। 2 कदम आगे बढ़े, 2 कदम आगे बढ़े तो वहीं से रोक दिन था कि नाम बताइए, नाम बताइए। जो एक शूटर था बगल में, अतीक भाई के बगल में, जो ये हाथ पे काली सरधारी वाला पहने था, वो ऐसे कर रहा था, आइए 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 अंदर आइए, ये क्या मतलब है। तो मैं भी शौक से गया, वो खम्बा के पास खड़ा था तो मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया था। मतलब कि आगे बढ़ रहे हैं जैसे हम भी चले गए उनका चेहरा देखने के लिए। चेहरा देखने के लिए गया तो मेरी जो है आँख जो है उनके चेहरे पे गई तो वो शूटर जो है फौरन कट्टा निकाल के पगड़ी उठा के मार दिया। तो 3 शूटर थे, एक सामने से जैसे अतीक को मारा और वो सामने वाला अशरफ को मार दिया। दोनों भाई साथ में गिरे। 2 कदम बढ़ा तो हथियार हाथर के हथियार फेंक दिया। फेंकने के बाद में कह रहे जय सिया राम। हाँ, ऐसे ही बोले ना, 4-5 दफ़ा बोला। कितने पुलिसकर्मी थे जब अतीक और अशरफ को यहाँ लाया गया था? यहाँ 7 तो मैंने गाड़ी में देखा निकलते हुए और पाइप के पास जैसे पहुँचे तो 3 ठोक उड़ा गए। अगर वो मुजरिम पकड़ गया है तो प्रशासन फौरन आ गई और जब प्रशासन पकड़े मुजरिम को तो उसको गोली मारना चाहिए। किसी के पास हथियार नहीं ना है कि नहीं है मालूम नहीं, बस उसको पकड़ के लेके चले गए। अरे उनके टांग में तो मारना चाहिए कि भाई ये भी तो अपराधी है। सही है, पुलिस ने कुछ नहीं किया, पकड़ के लेके चली गई। लेके चले गए, रिश्तेदारी आए थे वो इसीलिए। अतीक अहमद और अशरफ से इस कांड से पहले कभी आपकी मुलाकात हुई हो? देखिए, इलाहाबाद है, इलाहाबाद में अतीक का नाम है ऊँचा और है बनमास। मैं तो खुला कह रहा हूँ, सलाम दुआ तो हर आदमी से होता है, इसमें कोई रोकने की बात नहीं। कोई हमारा रिश्तेदार तो नहीं। जब ये गोली कांड हुआ, बगल में शाहगंज थाना 100 मीटर पर है, तो क्या उसके बाद बहुत संख्या में पुलिस बल आया था कि उतने ही पुलिसकर्मी थे? नहीं, कांड होने के बाद संकेत एकदम पूरा भर आएगी। पुलिस वाले प्रशासन मार फटाफट चले आ रहे हैं। चश्मदीद गवाह जो उस समय यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से घटनाकांड को अंजाम दिया गया। वहीं अगर हम पुलिस की माने तो पुलिस के मुताबिक 19 पुलिसकर्मी सुरक्षा में लगाए गए थे और अतीक और अशरफ को मिलाकर 21 लोग 2 गाड़ियों में आए थे। सवाल ये उठता है कि अगर 2 गाड़ियाँ थीं और 7 सीटर गाड़ियाँ थीं तो 2 गाड़ियों से 21 लोग आखिर यहाँ पहुँचे कैसे? इसको लेकर भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर संदेह उठता है। सवाल उठते हैं कि क्या 7 सीटर गाड़ियों में 21 लोग यहाँ पर आ सकते हैं। दूसरी तस्वीरें दिखाएंगे यहाँ कि जिस जगह पर घटना को अंजाम दिया गया उस दौरान देखा गया कि पुलिस का दावा है कि 19 पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात थे, लेकिन चश्मदीदों की माने तो 10 से 11 लोग ही उस समय यहाँ पर मौजूद थे। अब चश्मदीद और हमारे कैमरों में जो तस्वीरें कैद हुई हैं उसे साफ होता है कि कहीं ना कहीं पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस लगातार दावे कर रही थी कि सुरक्षा में कहीं कोई चूक नहीं हो सकती है। साबरमती जेल से वापस लाते समय जब नैनी लाया जा रहा था, उत्तर प्रदेश अतीक को लाया जा रहा था, अशरफ को बरेली से प्रयागराज लाया जा रहा था, तो दोनों ने दावा किया था कि उनकी हत्या कराई जा सकती है।
उन्होंने एक कोर्ट में याचिका भी दायर की थी कि उनकी जेल ट्रांसफर ना किया जाए, उनको जो भी सुनवाई है साबरमती जेल से किया जाए, नहीं तो उत्तर प्रदेश में उनकी हत्या कराई जा सकती है, जिसकी आशंका अतीक ने पहले ही जाहिर की थी। हालांकि जिस तरीके से घटना कांड को अंजाम दिया गया, तीनों आरोपियों ने उसके बाद सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तीनों को जेल भेजा गया है। तीनों जो है सुंदर भाटी गैंग के लिए बताया जा रहा है काम कर रहे थे। अब देखना होगा कि जब पूछताछ शुरू होगी तीनों से तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अतीक और अशरफ की हत्या के कई रोज हो गए हैं, लेकिन प्रयागराज में अब भी चारों ओर सन्नाटा पसरा है। बाजारों के हालात लॉकडाउन के जैसे नजर आ रहे हैं। पुलिस की गाड़ियों की चहलकदमी दिखाई दे रही है। ज्यादातर लोग घरों में हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस अब भी सतर्कता बरत रही है। माफिया ब्रदर्स अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसके बाद अगर हम प्रयागराज की बात करें तो 3 साल पहले लॉकडाउन की याद दिलाता हुआ शहर नजर आता है। मैं इस समय प्रयागराज जंक्शन के बाहर मौजूद हूं, जहां पर माफिया ब्रदर्स की जब हत्या हुई उसके बाद कल हमने तमाम जगहों की तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से पूरा शहर जैसे लॉकडाउन में तब्दील हो गया हो, लोग अपने घरों में कैद हो गए। तमाम जगहों का आलम यह रहा कि लोगों के घरों में पानी और दूध की भी समस्या आ खड़ी हुई। दूसरी ओर अगर हम प्रयागराज जंक्शन की बात करें तो अमूमन आम दिनों में ये गुलजार रहता है। भारी संख्या में यात्री यहाँ पर उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों के लिए यात्रा करते हैं। अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे कि हत्याकांड के बाद कितना जो है बदला हुआ प्रयागराज स्टेशन है वो नजर आता है, क्योंकि जिस तरीके से अतीक और अशरफ की हत्या की गई है वो तमाम सवाल खड़ा करता हुआ ये हत्याकांड नजर आता है। क्योंकि जिस तरीके से विवेचना के दौरान अतीक और अशरफ ने कई बड़े नाम लिए थे, कहीं उन नामों को बचाने के लिए अतीक और अशरफ की हत्या तो नहीं कराई गई। सवाल ये भी उठता है कि 17 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन वारदात के समय महज एक दरोगा और 5-6 सिपाही मौके पर मौजूद थे जो मीडिया के कैमरों में कैद हुए हैं। अंदर चलते हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि प्रयागराज जंक्शन कितना गुलजार है, कितने यात्री यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि अभी कुछ देर पहले यहाँ ट्रेन आई, इस वजह से लोग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ समय पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ था। अतीक की अगर हम बात करें तो अतीक उत्तर प्रदेश के उन कुख्यात माफियाओं में गिना जाता था जो कहीं ना कहीं जिनके नाम की दहशत उत्तर प्रदेश ही नहीं बाकी दूसरे प्रदेशों तक सुनाई देती थी। अतीक अहमद और अशरफ की बात की जाए तो दोनों ही जिस तरीके से उनका जराइम की दुनिया में बड़ा कद था, जिसमें वो उत्तर प्रदेश के बाहर के अगर हम प्रदेशों की बात करें, चाहे वो गुजरात हो, पंजाब हो, कश्मीर हो, हरियाणा हो, तमाम जगहों पर उनकी धमक सुनाई देती थी। लेकिन जिस तरीके से 3 नौशकीय शूटरों ने उनको मौत के घाट उतारा, 32 राउंड गोलियां चली, जिसमें 8 अतीक को गोलियां लगी और 6 अशरफ को लगी। मौके पर ही अशरफ की मौत हो गई। हालांकि वारदात के कुछ समय तक अतीक जो है वहीं पर पड़ा तड़पता रहा। सवाल ये उठता है कि उस समय उन 3 शूटर कहां से आए थे। प्रयागराज के एक लॉज में रुकने की बात भी सामने आई है, जहां से पुलिस ने सीसीटीवी और जो लॉज का रजिस्टर उसको कब्जे में लिया है। अब देखना होगा कि ये प्रयागराज जंक्शन है जहां पर आप देख सकते हैं कि हमेशा हर दिन जो है हजारों की तादाद में यात्री यात्रा करते हैं, लेकिन अभी जब ये ट्रेन आकर रुकी उसके बाद यहाँ यात्रियों की संख्या दिखाई देती है। लेकिन कल की अगर हम बात करें तो कल पूरा शहर लॉकडाउन में तब्दील रहा। आज की अगर बात करें तो अधिकांश इलाके आज भी बंद हैं। पुलिस लगातार गश्त कर रही है, ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। खासतौर पर अगर मुस्लिम बाहुल इलाकों की बात करें तो वहां पर विशेष नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया अकाउंट के द्वारा अफवाह न फैलाई जाए, इसलिए प्रयागराज के अंदर अभी भी इंटरनेट की जो सुविधा है उसको बंद किया गया है। अब देखना होगा कि इंटरनेट कब तक बहाल होता है। दूसरी बात, जिन 3 शूटरों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया, जिसमें से एक हमीरपुर का रहने वाला है, दूसरा कासगंज का और तीसरा बांदा का रहने वाला है। तीनों की उम्र की अगर बात की जाए तो एक की उम्र 18 साल है, दूसरे की 23 और तीसरे की 22 वर्ष बताई जा रही है। ऐसे में इन नौशकिया शूटरों ने जिस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से फिल्मी अंदाज में अस्पताल के गेट पर पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं, गोलियां बरसाने के बाद खुद को पुलिस को सरेंडर भी करते हैं। हालांकि इस गोलीकांड के दौरान जो शूटर लवलेश था उसके हाथ में भी गोली लगी है, उसको इलाज कराने के बाद जेल भेजने की कार्रवाई की गई। अब देखना होगा कि प्रयागराज पुलिस इन तीनों की रिमांड की अर्जी कब तक डालती है। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।